हाय स्टूडेंट्स, केडी चैनल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटे, मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। ठीक है बेटा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था किसके बारे में बेटे? धातुओं के बारे में। कुछ धातु किस प्रकार से क्या होती है, रिएक्टिव होती हैं। कुछ धातु ऐसी हैं जो वायु के साथ क्रिया कर जाती हैं। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो वायु के साथ क्रिया नहीं करती हैं, कुछ अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती हैं। तो धातुओं की एक अजीब सी दुनिया के बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना था। आप सभी को अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है बेटा, तो कुल मिला की बात यह है कि आज हम बात करेंगे, आपका एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है सक्रियता श्रेणी। और अक्सर एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन बेटे बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। तो वहाँ पर जो क्वेश्चन ये आता है तो आप लोग कभी इससे मात नहीं खाएंगे, क्योंकि बेटे इसके बारे में हमने शुरुआत से ही जिक्र किया था। जब हमने बेसिक वीडियो दी थी वहाँ पर भी इसका जिक्र किया था, और आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट में भी इसका जिक्र आया था, और आज थर्ड में भी इसका जिक्र आया है। ठीक है बेटा, तो सक्रियता श्रेणी है क्या? बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है बेटे, धातुओं की क्रियाशीलता का एक घटता क्रम है। क्या है बेटे? धातुओं की क्रियाशीलता का एक घटता क्रम है, और उसी के आधार पर हमें बस क्या याद रखना पड़ता है? धातुओं को याद रखना पड़ता है बेटे। बस जितनी छोटी सा टॉपिक है ये, लेकिन इतना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? इसके जो अनुप्रयोग हैं अक्सर हमें यहाँ से बड़ी क्लासों तक काम आते हैं। ठीक है बेटा, चलो जान लेते हैं आज सक्रियता श्रेणी के बारे में। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को मैंने एक ट्रिक बताई थी, याद है? काका नाना कार मांगे एल्टो जाने के लिए, फिर पंजाब हरियाणा क्यों हजारों किलोमीटर आगे आए। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के बात यही है, हमारे पास जो ट्रिक बनती है, सबसे पहले काका नाना कार मांगे एल्टो जाने के लिए, फिर पंजाब हरियाणा क्यों हजारों किलोमीटर आगे आए। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल सही बात है। तो के से बोले तो अगर मैं इनके नाम लिखूं, बेटे नाम तो सभी जानते हैं, हर एलिमेंट के बारे में आप लोग जानते हैं भाई। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं अगर किसी को नहीं पता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ठीक है, मरकरी, सिल्वर, और क्या है हमारा? गोल्ड है। ठीक है बेटा, तो ये AU है बेटे, गोल्ड है। ठीक है, उसके बाद ये Hg हो गया, ये Cu है। ठीक है बेटा, कॉपर जिसे हम बोल देते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं इसकी ट्रिक। सबसे पहली चीज़ है बेटे ट्रिक, और ट्रिक का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैसे मैंने ट्रिक बताई थी बेटे? क्या हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप इसको रिवाइज कर सकते हो, तो इंग्लिश में लिख लो चाहे हिंदी में लिख लो। काका, ठीक है बेटा, काका नाना, सारे वर्ड ऐसे हैं जो बिल्कुल यूज़ होते हैं हमारे दैनिक जीवन में, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना रहे। काका नाना, CA क्या है बेटे? कार, ओके। MG से क्या है? मांगे। ठीक है बेटा, क्या है? मांगे। मांगे मतलब व्यक्ति नहीं है, मतलब मांगना, मतलब आप समझते हैं मांगने का अर्थ क्या है यहाँ पर। ठीक है बेटा, काका नाना कार मांगे एल्टो, ओफो कौन सी मांग रहा भैया? एल्टो मांग रहा है। काका नाना कार मांगे एल्टो जाने के लिए। ठीक है बेटा, एल्टो जाने के लिए, ठीक है, जाने के साथ जोड़ेंगे के लिए को, क्योंकि आगे इसका रोल नहीं है। फिर, ठीक है बेटा, फिर पंजाब, क्या बेटे? पंजाब हरियाणा, H से क्या आएगा बेटे? हरियाणा, पंजाब हरियाणा क्यों हजारों, क्यों हजारों किलोमीटर, मतलब KM लिख दो चाहे, चलो किलोमीटर, किलोमीटर आगे। ठीक है बेटा, और आए। ओके, तो भाई सबको ट्रिक याद हो गई है? बिल्कुल, ठीक है। तो काका नाना कार मांगे एल्टो जाने के लिए, फिर पंजाब हरियाणा क्यों हजारों किलोमीटर आगे आए। ठीक है, तो बेटे ये थी सक्रियता श्रेणी। अगर आपको याद रखना है तो मैं बता दूं आपको, अगर हम अप टू डाउन चल रहे हैं बेटे, कैसे चल रहे हैं? अप टू डाउन चल रहे हैं, तो बताओ क्रियाशीलता क्या होगी इनकी? घटेगी बढ़ेगी? ऊपर वाली जो होती है बेटे ये मैक्सिमम, मतलब अधिक क्रियाशील होती हैं, मोर रिएक्टिव बोलेंगे।
क्या होती हैं बेटे? अधिक क्रियाशील होती हैं। ओके। और जो नीचे वाली होती हैं वो क्या होती हैं बेटे? कम क्रियाशील होती हैं। क्या होती हैं बेटे? ये कम क्रियाशील होती हैं। ओके। तो बेटे ये वाली जो होती है हमारी क्या होती है? अधिक क्रियाशील होती हैं। और नीचे वाली क्या होती है बेटे? कम क्रियाशील होती हैं। अगर हम बात करें किसकी बेटे? मीडियम वाली की, तो मध्यम वाली कम, मतलब मध्यम पर क्रियाशील हो सकती है, बीच वाली, लेकिन उसको बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो चलो भाई यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया है, आगे चलते हैं हम लोग कहाँ। अब बात करें इसकी डेफिनेशन की। पेपर में अगर डेफिनेशन पूछने लगे तो कैसे आप लोग डेफिनेशन दोगे बेटे इसकी? तो डेफिनेशन कैसे देनी है बेटे? देखो, कुल मिला के बात यह आ जाती है, सेक्रियता श्रेणी की डेफिनेशन देंगे धातुओं को, किसको बेटा? धातुओं को उनकी क्रियाशीलता या अभिक्रियाशीलता भी बोल देते हैं बेटे, अभिक्रियाशीलता भी बोल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रियाशीलता की घटते, क्रियाशीलता के बेटे घटते क्रम में, किसमें बेटे? क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है या विकसित होती है, कह सकते हैं, ठीक है बेटा, प्राप्त होती है, क्या कहलाती है भैया? हमारी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। ठीक है बेटा। चलो भाई, हमने सक्रियता श्रेणी की डेफिनेशन भी आपको बता दी है, सक्रियता श्रेणी भी आपको बता दी है, एलिमेंट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, ठीक है बेटे, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है बेटा। चलिए अब मैं जान लेता हूँ किसके? सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोग के बारे में। बहुत बार आपने इसका अनुप्रयोग पढ़ा है। क्या होता है इसका अनुप्रयोग? अनुप्रयोग क्या करते हैं भैया, कैसे करते हैं, जरा जानेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप लोगों ने इसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है बेटे? विस्थापन अभिक्रिया में। कहाँ पढ़ा है बेटे? विस्थापन अभिक्रिया में। कैसे? इसका मतलब क्या होता है कि इससे हमें पता चल जाता है क्रियाशीलता किस धातु की कितनी है। अगर मैं कहने लगूं कि Zn प्लस CuSO4 और आपसे पूछा जाए कि रिएक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल सही बात है भैया, बता सकते हैं क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? ये कौन बताएगा? सक्रियता श्रेणी बताएगी। बेटे जरा देखो, जिंक कहाँ आया है इसमें? Zn बेटे ये रहा, ठीक है। और आगे क्या है हमारा? कॉपर, कॉपर सल्फेट में कॉपर है, और कॉपर कहाँ है भैया हमारा? ये रहा। कौन मोर रिएक्टिव है बताओ? अधिक क्रियाशील कौन है भैया? ऊपर वाला, ऊपर वाला तो है ही, सबको पता है। तो Zn क्या करेगा भैया? कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या करेगा? गायब करेगा या डिस्प्लेस करेगा? डिस्प्लेस करेगा बेटे। ZnSO4 बनाएगा और Cu को क्या कर देगा? वहां से डिस्प्लेस कर देगा। बोलो क्लियर होता है? चलिए नेक्स्ट हम जान लेते हैं किसके बारे में बेटे? एक और अनुप्रयोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने उदाहरण दे दिया आपको, क्या Fe दे दिया, आयरन। ये तो अभी रिएक्शन आई थी इसी टॉपिक के अंदर, जब हमने पिछली वीडियो में बताया था। Fe प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं बेटे? CuSO4 के साथ। अगर Fe CuSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या देगा बताओ? क्या ये कॉपर को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा या इसका विस्थापन करेगा? जरा ध्यान दो, कहाँ पर देखो, Zn कहाँ है भैया? ये रहा। Cu कहाँ है भैया? अरे भाई हमें तो Fe देखना है, हम Fe पर ध्यान देंगे। Fe और Cu का है वही है जहाँ था। तो Fe क्या करेगा भैया? CuSO4 से Cu को विस्थापित करेगा। तो बताओ क्या बनाएगा? FeSO4 बना देगा और Cu को रिड्यूस कर देगा। ठीक है बेटा। या तो क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरह से आपसे कि बताओ कि अभिक्रिया संभव है या नहीं है, दोनों संभव है। या फिर बेटे आपसे पूछ सकता है क्या कि आपको 2 3 4 एलिमेंट दे देगा, मान लो Cu दे दिया, Zn दे दिया,
mg दे दिया, fe दे दिया, ठीक है बेटा। और बोलेगा कि क्रियाशीलता के आधार पर, किस पर बेटे, क्रियाशीलता के आधार पर नहीं देगा तो ऐसे दे, क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। किसमें बेटे, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। क्या करो बेटे, व्यवस्थित करो। अब आपको क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेगा अगर आपको क्वेश्चन करने की ट्रिक आती है, ठीक है बेटा। और ट्रिक कैसे आएगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है भैया, कौन है, सक्रियता श्रेणी है। तब हमें देखना है क्या भैया, वो कह रहा है क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। बेटे बढ़ता क्रम का मतलब समझ लेना, बहुत बच्चों को ये नहीं आता है, बढ़ता और घटता क्रम होता है। जब हम इस तरह से लगाते हैं तो इसे बोलते हैं बेटे बढ़ता क्रम। क्या बोलते हैं, बढ़ता क्रम, ठीक है बेटा। और जब हम इस तरह से लगाते हैं तो ये होता है बेटे मेरा घटता क्रम। क्या होता है बेटे, घटता क्रम। जान जाएंगे सभी। बढ़ता क्रम होता है हमारा, देखो ये ऐसे होता है, चलो मान लो ए और बी तो भाई हैं। हमने कहा बी क्या है, ए से बड़ा है। क्या है, बी ए से बड़ा है, बिल्कुल। तो बी की तरफ चिन्ह लगाएंगे, ये बी ग्रेटर देन किससे, ए से। और अगर कहने लगे ए बी से बड़ा है तो फिर ऐसे लगाएंगे बेटे, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब ए बी से बड़ा है और यहाँ बी ए से बड़ा है, ए छोटा है या यहाँ बी छोटा है, सिंपल। तो पता चल गया ना। तो बढ़ता क्रम मतलब ग्रेटर देन की तरफ, और घटता क्रम मतलब किसकी तरफ होता है बेटे, बढ़ता क्रम ग्रेटर देन, और घटता क्रम क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन, ठीक है ना। तो इस तरह से चिन्ह लगाएंगे घटते क्रम के लिए और बढ़ते क्रम के लिए लगाएंगे इस तरह से, ठीक है बेटा। चलो अब वो कह रहा है क्या भैया, मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, रफ करता हूँ। चलो वो कह रहा है CU ZN MG FE क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बताओ जल्दी से मुझे, कौन सा रिएक्टिव ज्यादा है, CU ZN FE MG, बताओ। तो भाई कुल मिला के देख लो, कहाँ भैया कॉपर, कहाँ है। तो Cu कहाँ है हमारा, यहाँ। जरा एक मिनट, हाँ भी चलो ठीक है। तो मैंने क्या बताया था अभी, CU ZN MG FE क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। अब व्यवस्थित करेंगे तो कैसे करेंगे बेटे, तो व्यवस्थित करने का क्रम मैंने तुम्हें बता दिया है, बढ़ता क्रम क्या होता है और बेटे घटता क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले हमें देख लेना है क्या भैया, कि हमारा जो ZN MG FE और CU में, CU सबसे नीचे है, ZN कहाँ है बेटे हमारा, देखो ये रहा। उसके बाद देखना है MG कहाँ है बेटे हमारा, ये रहा। और FE देखना हमें कहाँ है, ये रहा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, MG। कौन है बेटे, MG। और सबसे कम कौन हुआ, CU। तो बढ़ता क्रम देना तो इसका मतलब सबसे छोटा क्रम कहाँ लाना है, पीछे। तो CU, ठीक है। अब आगे क्या आएगा हमारा, ग्रेटर देन। CU से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है भैया बताओ, CU के बाद आता है हमारा FE। कौन आया भैया हमारा, FE। उसके बाद कौन आएगा भैया हमारा, फिर ZN है, हाँ ZN आ गया। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है भैया, मैग्नीशियम। तो बेटे ये क्रम होता है हमारा बढ़ता क्रम, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है बेटा। अगर डिक्रीजिंग बोलता तो इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो बोलो समझ में आती है सबको बात। चलिए नेक्स्ट अब हमें जानना है बेटे इसके बाद क्या, धातुएं अधातुओं से अभिक्रिया कैसे करते हैं, ठीक है। चलो इसे मैं रफ करता हूँ जरा। चलो भाई नेक्स्ट हमें जानना है धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो टॉपिक होगा हमारा धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, ठीक है बेटा। तो कुल मिला के बात क्या है, सिंपल सी बात है, घबराना नहीं है। धातुएं धातुएं कैसे अभिक्रिया करते हैं उसी टॉपिक को हम जानेंगे। तो धातुएं धातुएं जो अभिक्रिया करती है, मैं पहले उसका रीज़न दे देता हूँ, उसके बाद हमें बहुत कुछ जानना है बेटे। जो कुछ ऐसा होगा 11th में भी पढ़ा है और कुछ ऐसा भी होगा जो आपने, सॉरी आप तो भाई 10th क्लास के बच्चे हैं, 11th नहीं, जो 9th में भी पढ़ा है आपने, और कुछ को अभी यहाँ पर भी जानेंगे, ठीक है, और बड़ी क्लासों में भी जानेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई धातुएं एवं अधातुओं के बारे में मैंने आपको बताना है कि धातुएं अधातुएं जो अभिक्रिया करती हैं तो वे बेटे किसके लिए करती हैं, अपने संयोजकता कोष को पूर्ण करने के लिए। कैसे, क्यों अभिक्रिया करती हैं, तो मैं लिख सकता हूं संयोजकता कोष को पूर्ण
करने के लिए। ठीक है बेटे, अब इसने तुम्हारे दिमाग में एक बत्ती जलाई है करने के लिए। ठीक है बेटा, बस आपके दिमाग में बत्ती जली होगी, ये संयोजकता कोष क्या आया। बिल्कुल सिंपल सी बात है भैया, सब कुछ बता के चलूंगा, घबराना नहीं है। तो सबसे पहले हमें बारीकी से ही चलना है बेटे। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपको परमाणु के बारे में पता होगा, या द्रव्य के बारे में तो सबको पता ही है ना, क्योंकि मैंने शुरुआत ही द्रव्य से की थी। शायद मैं बेसिक वीडियो में भी इनकी चर्चा कर चुका हूं। द्रव्य का जो कण माना जाता है वो किसको माना जाता है बेटे, परमाणु को माना जाता था पहले। लेकिन परमाणु से भी छोटी चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है बेटे, जिससे मिलकर बना होता है परमाणु। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है बराबर किसके होती है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर किसके होती है, जेड। जेड क्या है भैया हमारी यहाँ, ये आप लोग जानते हैं क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन है। किसका संकेत है बेटे, ये इलेक्ट्रॉन का संकेत है। और ये किसका है बेटे, प्रोटॉन का संकेत है। और ये बेटे परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक भी कह देते हैं। ठीक है बेटा, किसका बेटे, परमाणु संख्या का। ठीक है, परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी कह देते हैं, उसके लिए घबराना नहीं है। तो आपने इसके बारे में जान लिया। अब अगर हमें इसके बारे में पता चल गया है तो हमें जानना पड़ेगा, एक नया टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है बेटे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है बेटा, अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने क्या आया होगा, नया आया होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपके सामने नया है तो उससे घबराना नहीं है कतई भी, क्योंकि आप लोगों ने इसके बारे में 9th क्लास में अगर ध्यान से नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर सीख जाएंगे। ठीक है बेटा, घबराना नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकालते हैं बेटे, वो किस अकॉर्डिंग निकालते हैं हम, कोष में भी निकालते हैं, उपकोष में भी निकालते हैं और कक्षक में भी निकालते हैं। ये कक्षक और उपकोष के बारे में आप लोग बड़ी क्लासों में जानेंगे, केवल यहाँ पर जानना है हमें कोष के बारे में। ठीक है बेटा, और कोष के बारे में बताया था बोहरबरी ने। किसने बताया था बेटे, बोहरबरी ने बताया था। और बोहरबरी का लॉ क्या है, वही है कि जो इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश करते हैं किसी भी परमाणु के कोष में, जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग, 2n² के अकॉर्डिंग प्रवेश करते हैं। पहले कोष में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18 पढ़ा है ना आपने, हाँ बिल्कुल वही बात है। तो चलिए भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमें ध्यान देना है क्या, कि हमारे पास एक रूल होता है 2n² का। और 2n² का मतलब होता है जहां n बराबर होता है कोष, क्या होता है बेटे, कोष। और हमारा कोष क्या हो सकता है बेटे, n का मान हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश। यहाँ तक अभी तक हमारे कोष क्या हैं, ज्ञात हैं। क्या है बेटे, 7 कोष अब तक ज्ञात हैं। ठीक है, तो चलो जानते हैं, अगर हम बात करते हैं n बराबर 1, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, 2n² का है। तो 2 गुना n का मान कितना माना है हमने, 1 माना है, तो 1 का वर्ग आ जाएगा, तो बराबर कितना है, 1 1 में 1 दूनी 2। n बराबर अगर 2 दिया है तो कितना आएगा बेटे, 2 गुना 2 का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। n बराबर अगर 3 है तो 2 गुना 3 का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, 3 3 9 दूनी 18 आ जाएगा। ऐसे ही n बराबर 4 है तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 4 का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के हम यहाँ से जाने हैं कि हमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने हैं वो किसके अनुसार प्रवेश कराने हैं, 2n² के अनुसार। n का मतलब है आवर्त, और पहले आवर्त में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 जब जाएंगे, पहले 8 और फिर 18 फिर 32। ठीक है बेटा, तो ये बात तो समझ में आई। उसके बाद आप लोगों ने कुछ एलिमेंट्स के बारे में जाना है। जो एलिमेंट्स हैं आपके, जैसे कि लाइक दिस, हमारा हाइड्रोजन है ना, हीलियम है ना, ये प्रतीक लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद बोरोन है, जिनकी हमें ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, मैं उन्हें लेके चल रहा हूँ केवल। कार्बन है C, नाइट्रोजन है N, ऑक्सीजन है F, फ्लोरीन है Ne, नियोन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, फास्फोरस है, सल्फर है। ठीक है बेटा, और क्लोरीन है, और आपका आर्गन है, और उसके बाद पोटेशियम है। ठीक है बेटा, और सबसे लास्ट में आता है हमारा कैल्शियम। ठीक है बेटा,
क्या आता है? कैल्शियम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी बेटे? हाइड्रोजन की। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में जो हमारा है परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटे? 1। मैं पहले ही बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर किसके होती है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगर ये मेरे तत्व हैं, क्या है बेटे? ये मेरे तत्व हैं, तो इनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे? ये आप जानते ही हैं। हाइड्रोजन का 1 होगा, इसका कितना होगा बेटे? 2 होगा, इसका कितना होगा? बी का 5 होगा, सी का 6 होगा, एन का 7 होगा, ओ का 8 होगा, एफ का 9 होगा, एन ई का 10 होगा, एन ए का 11 होगा, एम जी का 12 होगा, ए एल का 13 होगा, पी का 15 होगा, एस का 16 होगा, सी एल का 17 होगा, ए आर का कितना होगा बेटे? 18 होगा, के का 19 होगा और सी ए का कितना होगा बेटे? 20 होगा। ठीक है, ये हमने क्या जाने बेटे? ये जाने हमने परमाणु संख्या। और मैंने क्या बताया था? परमाणु संख्या को जेड से शो करते हैं, यहाँ पर भी दिखा रखा है। और जितनी परमाणु संख्या होगी उतने ही क्या होंगे बेटे? इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही क्या होंगे बेटे? प्रोटॉन होंगे। याद रखना, लाइक दिस सेम कंडीशन इसी में भी क्या आएंगे? सेम आएंगे, ये भी और ये भी सेम आएंगे। ठीक है, तो मैं इसे बार बार क्या करूं? मैं डैश मार देता हूं, आप सबको पता रहेगा। बिल्कुल सेम इसी की तरह होंगे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो छोड़ो, मैं दिखा देता हूं ये। ठीक है बेटा, चलो क्लियर हो जाता है हमारा। तो कुल मिला के बात ये आ जाती है कि जब हमने इनकी परमाणु संख्या जान लिए, इनके इलेक्ट्रॉन जान लिए, इनके प्रोटॉन जान लिए, तो चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं भैया? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है बेटा, विन्यास। और इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे वो क्या होंगे? ठीक है बेटा, पहले वाले का कितना आएगा? 1 आएगा। दूसरे वाले का कितना आएगा? 2 आएगा। तीसरे वाले का कितना आएगा? 2। ध्यान देना, पहले कोर्स में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते बेटे, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते। बस क्या रह सकते हैं? कम रह सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो गिनते रहेंगे। हीलियम के पास हो गया हमारे पास, बोरोन के पास 5 क्या है? संख्या है, तो 5 ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बाकी फिर किस में जाएंगे? अगले कोर्स में। और अगले में कितने आ सकते हैं? 8। और तब तक जाते रहेंगे जब तक पूरे 8 नहीं हो जाएंगे। तो ठीक है बेटे, 2 के बाद कितने बचते हैं? 3। नेक्स्ट में गई, इसके लिए सी के लिए कितना आएगा? 2। ठीक है बेटा, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं। ये हाइड्रोजन हो गया, 2 3 2 4 2 5। ठीक है बेटा, 2 एक ही क्रम में लिखो। ठीक है, पहले सेल के हो जाएंगे क्लियर। 2 5 और अगले आ जाओ 2 6, फिर एफ में आ जाओ 2 7, फिर एन ई में आ जाओ 2 8। मैंने इसको इंडिकेट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है बेटा, चलो, क्योंकि यहाँ भी इंडिकेट किया है, इसके बाद सेल बदला था और यहाँ भी सेल बदलेगा अब। क्यों? क्योंकि 8 और 2 10 आ गए और दूसरे में 8 आ सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट, नियोन के बाद किस में भैया? सोडियम में। तो कितना आएगा भैया? 2 2 8 1, बदल गया सेल। फिर Mg में कितना आएगा? 2 8 2। उसके बाद कितना आएगा? Al में आएगा 2 8 3। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, रिल मत जाना। ठीक है, ये Al का है। ठीक है, उसके बाद P। ठीक है बेटा, P। चलो एक काम करते हैं, यहाँ से नीचे वाले में थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, इनको रफ करके यहाँ से थोड़ा घिचपिच हो जाएगी वरना। ठीक है, Al तक हो गए यहाँ पर। चलो अब हम बात कर लेते हैं किसकी बेटे? P की। तो P कितना है? 15 है। तो मैं बार बार हर चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, तुम्हें पता ही है क्या 15 जेड है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या हो जाएगा? इनके इलेक्ट्रॉन वगैरह भी 15 ही होंगे। तो कितना जाएगा? 2 8 10 और 5 15। S कितना होता है इसका? 16 होता है। और 16 के लिए कितना जाएगा? 2 8 6। उसके बाद Cl आएगा और 17 होता है। क्या आएगा बेटे? 2 8 7। उसके बाद ऑर्गन आता है, ऑर्गन कितना होता है? 18 होता है। 2 8 8। ठीक है, यहाँ मैंने इंडिकेट किया था इसको और यहाँ इंडिकेट किया है मैंने इसको। ठीक है बेटा, इसको इंडिकेट करने का मतलब यही है, क्योंकि अभी पता चलेगा क्यों मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। उसके बाद K आता है, इसका 19 होता है। 2 8 8 1। अब आप कहोगे जी
थर्ड सेल में तो 18 आते हैं, आप 18 क्यों नहीं भर रहे हो बेटे? ये एक लॉजिकली पॉइंट है, इसको आप बड़ी क्लासों में जानोगे, अभी नहीं जानोगे। ठीक है बेटे, जब तक यहाँ 2 नहीं हो जाएंगे तब तक यहाँ 18 नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद हमारा आता है CA, और CA का कितना होता है 20 और 2 8 8 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के मैंने सभी जब लगभग आपके लेवल के जो एलिमेंट्स हैं उनको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में आपको दिखा दिया है। किसके नियम के अनुसार? बोहरबरी के नियम के अनुसार। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस में है? कोष में है, मतलब आई मीन सेल में है। ठीक है बेटा, ना कि उपकोष में। ठीक है, चलिए, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आ गया होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना मैंने आपको सिखाया। ये बेटे 9th क्लास का था, आपने अगर 9th में नहीं जाना है कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलो एक बार नोट करो इन्हें, फिर हम चलते हैं किसकी तरफ बेटे? अभी मेन बात रही यही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होने के बाद हमें समझना है किसके बारे में बेटे? कैसे धातु क्या करते हैं? अपने संयुक्ता कोष को पूर्ण करते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा एक बात और भी यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। अब जो आपको दिखाई दे रहा है, जोन सा सेल कंप्लीट है, मान लो सपोज करो इसका पहला सेल क्या है, यहाँ के कंप्लीट हो गया है। दूसरा, अब देखो हमने जैसे बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना शुरू किया। बी का परमाणु क्रमांक कितना है बेटे? 5। पहले सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आए भैया? 2 आए, और अगले में कितने पहुंच गए बेटे? 3। तो मेरे कहने का मतलब जो है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। बेटे कितने हैं? 5 है मान लो, तो 2 तो पहले में आ गए, बाद में बचे हुए कितने? 3 4 5। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में पहुंचा? दूसरे वाले सेल में पहुंचा। तो बेटे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, ठीक है, तो जो हमारे पास वह कोष जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटे? प्रवेश करता है। क्या कहलाता है? संयोजकता कोष कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे? संयोजकता कोष। ठीक है बेटा, कहलाता है वह कोष जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, संयुक्ता कोष कहलाता है। ठीक है बेटा, और संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, संयुक्ता कोष के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं किसकी बेटे? कुछ टॉपिक की। चलो, अब हमने एक एग्जाम्पल ले रखे हैं, अभी हम उसके बाद आपको बताएंगे। पहले NaCl में लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर NaCl में सपोज करो एक कंपाउंड बनेगा, आयनिक कैसे बनेगा उसको भी जान लेते हैं। यहाँ पर सोडियम है, दिख रहा है ना? मैंने सोडियम को उठाया और इसका कितना एटॉमिक नंबर होता है? 11। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बेटे? 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। कितना है बेटे? 2 8 10 और 1 11। ठीक है बेटा, तो वैलेंसी सेल कौन सा हो गया? ये वाला। और वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा, अब मैंने एक चीज़ इंडिकेट की थी इससे पहले। ये जो चीज़ मैंने इंडिकेट क्यों की थी पता है आपको? इसको इंडिकेट करने का मैटर मेरा ये था, जिनके बाह्यतम कोष क्या हो चुके थे? पूर्ण हो चुके थे। मान लो 2 2 8 2 8 8। ठीक है बेटा, तो जिनके बाह्यतम कोष पूर्ण हो गए थे, लाइक दिस, ये वाला और हमारा कौन सा है बेटे? ये वाला। ये होते क्या है हमारे? इन्हें बोलते हैं बेटे हम उत्कृष्ट गैस। क्या बोलते हैं बेटे? उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस बोल देते हैं। और उत्कृष्ट गैस क्या माने जाते हैं? जिनके बाह्यतम कोष क्या होते हैं बेटे? कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जिनके बाह्यतम कोष क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं, उन्हें उत्कृष्ट गैस माना जाता है। अब उत्कृष्ट गैस मानने के साथ साथ अगर मैं आपसे कहूं क्या ये भी मेरा उत्कृष्ट गैस है या नोबल गैस है,
तो हर कोई एलिमेंट क्या चाहता है, इनकी तरह अपने संयोजकता कोष को पूर्ण करना चाहता है, और पूर्ण करना चाहता है तो इसीलिए तो धातु अधातु क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं। तो ध्यान रखना, संयोजकता कोष पहला हीलियम है जिसका 2 पर होता है, बाकी इसको छोड़कर सबका कितने पर होगा बेटे, 8 पर होगा। किस पर होगा, 8 पर, मतलब 8 पर होगा, अष्टक। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सोडियम की, अगर ये अपने आउटर सेल के इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, अगर निकाल देगा तो बताओ कितना बचेगा, 2 8, अंदर 8 बच जाएगा, 8 बच जाएगा तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। चलो अगर मैं कहता हूं Na और एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं Cl की बात करूं बेटे, Cl क्या है, 17 है, और कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका, देखो कहाँ है, Cl 17 कहाँ है, ये रहा, 2 8 7, ठीक है ना, 2 8 7 होगा इसका। तो इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 है। कितने हैं बेटे, 7। अगर इसे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मिलने पर क्या करेगा, ये अपने सेल को, इनर सेल को कंप्लीट कर लेगा, और कंप्लीट करेगा तो क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव। तो कुल मिला के बात ये आ जाती है कि जहां एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है, अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर किसकी होती है बेटे, प्रोटोनों की संख्या के बराबर। ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटोनों की संख्या के बराबर होती है। अब अगर हमने जाना है इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटोन के हैं, तो बेटे अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है तो जितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो 11 ही प्रोटॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो कितने बचे हमारे पास बेटे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, प्रोटॉन अभी भी 11 हैं, तो 11वां प्रोटॉन जो होता है वो प्लस के रूप में हमें दिखा रहा है। अब क्या होता है, सोडियम आयन प्लस और क्लोराइड आयन माइनस, दोनों आपस में क्या करते हैं, इसके द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन, किसके द्वारा भैया, सोडियम द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन किसने गेन कर लिया, Cl ने। तो क्या बन गया मेरा बेटा, यहां पर एक NaCl क्या बना, यौगिक बना, और जिसको मैं कौन सा यौगिक कहूंगा, आयनिक यौगिक कहूंगा। कौन सा यौगिक कहूंगा बेटे मैं, आयनिक यौगिक। तो मेरा ट्रम्स यहां से बनकर आ जाता है नेक्स्ट, जिस ट्रम्स का नाम है बेटे आयनिक यौगिक। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं किसके बारे में बेटे, आयनिक यौगिक के बारे में। क्या होता है आयनिक यौगिक, ठीक है बेटा। तो आयनिक यौगिक जो है हमारा, समझ कर चलेंगे। तो आयनिक यौगिक क्या है, अब जरा ध्यान दो, यहां पर सोडियम क्या है, सोडियम क्या है, यहां पर धातु है, और क्लोराइड क्या है, यहां पर अधातु है। तो बेटे धातु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस में हो रहा है, अधातु में हो रहा है, क्योंकि धातु त्याग रही है, अधातु ग्रहण कर रही है। तो मैं यहां से डिफाइन करूंगा, क्या भैया डेफिनेशन क्या बनेगी मेरी, धातु से, किससे बेटे, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का, किसका बेटे, इलेक्ट्रॉन का क्या, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, क्या बेटे, स्थानांतरण क्या कहलाता है बेटे, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा जो यौगिक प्राप्त होते हैं क्या होते हैं बेटे, प्राप्त होते हैं आयनिक या वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। क्या बेटे, यौगिक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, चलो ये पॉइंट क्लियर हुआ। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा जो यौगिक प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं बेटे, आयनिक या वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण
से जो यौगिक बनते हैं क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ हमारा पॉइंट। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटे आयनिक यौगिक जो बने हैं, तो वो आयनिक यौगिक जो बनते हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या है। एक एग्जाम्पल तो आपके सामने है, जैसे लाइक दिस, हमारा एक एग्जाम्पल आपके सामने है बोर्ड पर भी। तो आयनिक यौगिक के एग्जाम्पल हैं NaCl, कोमा क्या है भैया? KCl, कोमा क्या है? CaCl2, कोमा क्या है? MgO, कोमा क्या है? CaO। ठीक है बेटा, तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं बेटे? आयनिक यौगिकों के हैं। चलो आयनिक यौगिकों के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबको आ गया होगा, ध्यान रखना इसका मेन रोल है। अब मैं बार बार आपको यहाँ पर रोक नहीं सकता क्योंकि मुझे टॉपिक आगे बढ़ाना है। चलो देखते हैं कुछ आयनिक यौगिकों की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या देखनी है हमें बेटे? कुछ आयनिक यौगिकों की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और वो होती क्या है उसको ही जानने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है अब इलेक्ट्रॉन बिंदु या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या संरचना बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, संरचना डॉट बोलते हैं बिंदु को। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या संरचना। ठीक है, चलिए भाई, अगर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना की बात करूं तो सबसे पहली बात मुझे किसकी दिखानी है? NaCl की। तो हमारे सामने है, कैसे होगी देखो भाई। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना था? 281 था, और Cl का कितना था? 287 था। तो सबसे पहले मैंने अभी बताई थी संयोजकता कोष कौन से होते हैं? जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, और इनके इलेक्ट्रॉनों को ही क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो प्रत्येक एलिमेंट पर हम उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में लिखेंगे। बेटे डॉट शब्द आया ना। Na के पास कितना है? 1 है, और Cl के पास कितने हैं बेटे? 7 हैं। चलो मैं अलग अलग मार्कर यूज करके चलूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, रिले ना। तो Cl के आपकी मर्जी है, चाहे तो आप डॉट से दिखाएं, रिले ना तो उसके लिए क्रॉस भी दिखा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर हमने क्रॉस दिखाना जरूरी है, आप डॉट भी दिखा सकते हैं। ठीक है बेटा, अब खुद सोचो दिमाग से कि अगर ये अपने लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाले और Cl क्या कर ले? गेन कर ले, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया? Na का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और Cl का भी। तो बताओ Na पर कैसा साइन आएगा? प्लस आएगा, क्योंकि Na का एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो क्या बचा? उसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन बच रहा है। और Cl पर क्या आ जाएगा भैया? माइनस आ जाएगा। क्या जाएगा बेटे? माइनस। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे, ये तो Cl के क्या थे? पहले इलेक्ट्रॉन थे। अब नया इलेक्ट्रॉन जो आया है उसको आप लोग अलग चिन्ह से दिखा दो। किससे भैया? डॉट से दिखा दो। ये वाला हमारा अलग आया ना, तो इसे कहते हैं बेटे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। किसकी बेटे? आयनिक यौगिकों की। ठीक है, चलो अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट किसी और एग्जाम्पल की। चलो NaCl मैंने बताया बेटे, KCl की आप बताएंगे क्योंकि मैंने K का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रखा है आपको, और किसका बता रखा है बेटे? Cl का भी बता रखा है। अब मुझे जानना है किसके बारे में बेटे? CaCl2 के बारे में। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ जो आपकी NCERT में भी है, Na2O, कन्फ्यूज मत होना। ठीक है बेटा, CaCl2। ठीक है, अगर मैं CaCl2 आपको बताऊंगा तो भैया MgCl2 आप मुझे बताएंगे करके। ठीक है बेटा, पक्का? चलो चलते हैं, उदाहरण ले लेते हैं हमने किसका भैया? अगला CaCl2 का, और यहाँ पर किसका था बेटे? NaCl का था। तो CaCl2 में सीधा सीधा पहले एलिमेंट देखो क्या आ रहा है? Ca, और Ca का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, अभी निकाल के दिखाया था मैंने। और Cl का कितनों की इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, इसका 17 होता है। ठीक है बेटा, तो Cl का कितना आता है हमारा? जो ऊपर आया है 287 आया है। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के बात ये आ जाती है हमारे पास, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, 11 और इसका 17 तुम्हें पता है। ठीक है, तो चलो वैलेंसी वैलेंसी। ठीक है, तो ये क्या है हमारे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या है? वी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग किसके पास भैया? Ca के पास दर्शाने। Ca के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने सी भैया? 2, और Cl के कितने पास है? 7, एक Cl 2 Cl। ठीक है बेटा, थोड़ा छोटा बनाएंगे इसको L को। ओके, अब चलो Cl के मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, रिलना मत, इसमें थोड़ा अजीब सा लगता है ये,
ठीक है, समझ लेना, ये ऊपर वाले के नीचे वाले के, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे और एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दे भैया, इसको दे दे। एक मिनट जरा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दे और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। होता क्या है, अब जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और एक इसको दिया तो हुआ क्या बेटे, Ca दानी हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है बेटा, तो Ca के पास कितने 2 इलेक्ट्रॉन Ca ने त्यागे हैं, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव। ठीक है बेटा, और Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 2 Cl अलग अलग हैं और दोनों ने एक एक ग्रहण किए, तो हम क्या करेंगे, Cl लगाएंगे और ये इनके पास इलेक्ट्रॉन अपने थे Cl के पास, और एक इलेक्ट्रॉन जो लिया था वो डॉट के रूप में है, बट Cl कितने हैं, 2 है, या तो आप मल्टीप्लाई 2 की यहाँ कर दो या फिर 2 यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसकी आ गई बेटे, हमारी Ca, किसकी आ गई, CaCl2 की। चलो अब हम लोग चलते हैं कहाँ, नेक्स्ट टर्म्स में, और अगला टर्म्स हमारा क्या होगा बेटे, CaCl2 आप करोगे, मैंने बता दिया, तो MgCl2 आप करोगे। तो ठीक है बेटे, मैं MgO और बता देता हूं, ये दोनों आप खुद करेंगे फिर। ठीक है, चलो अगला हमारा एग्जाम्पल होगा MgO का। तो Mg का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटे, 12। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आएगा 2 8 2, और O का कितना होता है बेटे 8, तो 2 कोमा कितना जाएगा 6। तो चलिए अब हमें पता चल जाता है यहां से क्या, क्या पता चल जाता है कि Mg के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और OK में कितने हैं बेटे 2 4 और 2 6। अब ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसको दे दे, तो कंडीशन क्या आएगी बेटे, Mg पर चार्ज कैसा आया, प्लस का आया, बट कितना प्लस आया, 2 प्लस आया। O पर कितना आ जाएगा भैया, 2 माइनस आएगा। क्यों आएगा पता है आपको, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ये इलेक्ट्रॉन तो किसके थे, O के थे, और इस पर किसके नए आए हैं, 2 किसके आए हैं, Mg के आए हैं, तो इसलिए पे क्या जाएगा 2। ठीक है बेटा, तो मैं समझूं कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ गई, आ गई होंगी भाई। कुल मिला के बात ये है, मैंने इतना स्लोली समझाया है। ठीक है, इतना स्लोली तो नहीं समझाते हैं, बहुत स्लोली समझाया है, और अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, दोबारा जरूर समझ में आएंगी। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बाद अब हमें जानना है, तो हमें आयनिक यौगिक कंफर्म हो गया भैया, मेटल क्या करती हैं, नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, तो अब हमें जानना है किसके बारे में, कि जो वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं बेटे, इनके करैक्टर्स क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं। मैं उनको छोटे छोटा करके डिफाइन करूंगा, है लगी है तो बहुत बड़े बड़े, पहले समझ लीजिएगा। चलिए, तो हमारा टॉपिक होगा आयनिक यौगिकों के गुण। ठीक है बेटा, पहला, सबसे पहला करैक्टर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ज़रा ध्यान देकर चलना। मैं पहला ही पॉइंट कहता हूं, जो आयनिक यौगिक होते हैं बेटे, या वैद्युत संयोजी मैं यौगिक बोल सकता हूं, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक। ठीक है बेटा, गलनांक और क्वथनांक। देखो, गलनांक और क्वथनांक को मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकता कि गलनांक क्वथनांक क्या होता है, क्योंकि आप लोगों ने अच्छी भली बात ही जानते होंगे, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। सिंपल सी बात है, गलनांक का मतलब है गलन का एक अंक, और क्वथनांक का मतलब है क्वथन होने का एक अंक। ठीक है बेटा, तो बड़ी तरीके से मैं लोग इसे मतलब डिफाइन नहीं कर सकता जब लॉन्ग टूक में। तो गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं भैया, उच्च होते हैं। क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, पहला टर्म्स ये किसका गुण है। अब क्वथनांक गलनांक उच्च कैसे होते हैं, लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा बेटे। इनके बीच में जो अभी हमने देख रहे थे, तो कौन से बंध बन रहे थे, आयनिक बंध बन रहे थे। और बेटे आयनिक बंधों को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। अब ऊर्जा ज़्यादा चाहिए तो ताप भी ज़्यादा देना होगा।
अब ताप जितना ज़्यादा देना होगा उतने ही गलनांक क्वथनांक उच्च होंगे। क्लियर हुआ सबका? ठीक है, आपकी किताब में एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, उसमें बहुत सारे आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक दे रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। दूसरा टर्म्स क्या है हमारा, आयनिक यौगिक जो होते हैं बेटे, ये ठोस, ठीक है बेटा, थोड़े कठोर, कैसे बेटे, थोड़े कठोर एवं क्या होते हैं बेटे, भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं भैया, भंगुर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। ठीक है, आदत बड़ी खराब है नहीं बनाते सही से। आयनिक यौगिक ठोस, थोड़े कठोर एवं भंगुर होते हैं। मतलब कि आप लोग क्या करेंगे, अगर इनको स्पीडली चोट मारकर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये अक्सर बिखर जाते हैं, जैसे कि आपने नमक को देखा होगा। बेटे नमक भी एक आयनिक ठोस है, पक्का? चले नेक्स्ट हम कह देते हैं, ये जल में क्या होते हैं भैया, विलय होते हैं। क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं, अर्थात इन्हें पानी में डालो तो ये बेटे क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, विलय हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, लाइक दिस, जैसे नमक है, सीधा सा एग्जाम्पल आपके पास। नेक्स्ट में टर्म्स की बात करूं बेटे, ये ठोस अवस्था में तो क्या होते हैं बेटे, ये ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, अचालक। क्या होते हैं बेटे, विद्युत के अचालक, लय है ये बेटा, अचालक होते हैं। लेकिन यही तो इसका मेन टर्म्स है। गलित अवस्था में बेटे, किसमें, गलित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, चालक। ठीक है बेटा, यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। अपने जो मम्मी पापा होंगे या दादा होंगे पुराने, थोड़े ओल्ड ज़माने के, उनसे पूछना कि पहले जब लाइटिंग चलती थी, लाइट आती थी घरों में, तो अर्थ से लाइट जब आती थी तो अर्थ में पानी और कुछ मात्रा नमक की डालते थे, वो क्यों डालते थे, इसका आंसर ज़रूर मुझे कमेंट्स में देंगे। ठीक है बेटा, जिसको भी पता होगा। चलिए, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं बेटे, चालक होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब इसका मैटर क्या होता है, मान लो ये मेरा पात्र है और इसमें मैंने क्या लिया है, वाटर लिया है, और यहाँ से कोई मैंने क्या डाल दिया है इसमें, चलो इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स भी डाल दिए हैं। क्या डाल दिए बेटे, 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या डाल लिया है, कोई विद्युत अपघट्य डाल लिया है। ठीक है, अब विद्युत अपघट्य हमने इसमें क्या डाला है, अभी हमने देखा था ना, आयनों से बन रहा था, लाइक दिस, NaCl मान लो, चलो प्लस, या KCl मान लो, K+Cl नेगेटिव। तो ये जो आयनों में टूटेगा तो इसमें क्या होता है, जो आयन होते हैं वो विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उनका जो आकर्षण है वो दुर्बल पड़ जाता है ऊष्मा के कारण। तो क्या होता है, गतिशील हो जाते हैं, और गतिशील होने के कारण क्या हो जाती है बेटे, इसमें चालकता उत्पन्न हो जाती है। किसमें भैया, गलित अवस्था में। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा क्लियर हुआ। यहाँ तक बेटे मैंने आपको बताया आयनिक यौगिकों के किसके बारे में बेटे, गुणों के बारे में। नेक्स्ट अब हम लेके आएंगे कुछ तत्वों के बारे में बात करनी है हमें, जैसे कि मान लो धातु हैं कुछ, उनकी प्राप्ति कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, वहाँ से भी 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, 2 टॉपिक, और अक्सर उन्हें एग्जाम में पूछा जाता है, तो जरा ध्यान से समझना। ठीक है, अब ज़्यादा बड़ा टॉपिक हमारा चैप्टर नहीं रहा है ज़्यादातर हमने टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। ठीक है बेटा, और हाँ एक बात और भी कहूँगा कि ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था तो आप लोग देख लेंगे कि शायद आपके जो इस बार एग्ज़ाम यूपी बोर्ड में होने वाले हैं कि शायद उनका रिड्यूस तो नहीं है। ठीक है बेटा, ये कटावा तो नहीं है। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लेंगे, मेरा पर्पज़ था पढ़ाना और तुम्हें समझाना। ठीक है, अगर है तो आप लोग तैयार कर लेंगे, अगर नहीं है तो आपको भविष्य में काम आएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।